केंद्र राज्य भाई भाई, देखिए न्यूज लाइन रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सियासत के तैयारों से निकला मुद्दा हो, या फिर हो बाजार का उतार चढ़ाव, कानून व्यवस्था का सवाल हो, या फिर हो आम आदमी की आवाज, सरकार का रिपोर्ट कार्ड हो, या फिर हो विपक्षी पार्टियों के आरोप, उत्तर प्रदेश की हर खबर पे रहेगी हमारी पैनी नजर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश ऑपरेशन पीएसीएल में। जब हमारे संवाददाता हरियाणा के सिरसा में पीएसीएल के दफ्तर पहुंचे तो वहां पीएसीएल से परेशान और भंगू द्वारा ठगे गए कुछ लोग मौजूद थे, जिनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता मयंक गुप्ता ने। पीएसीएल के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं कि इन्वेस्टर जो भी पैसा अपना जमा कराते हैं वो जमा नहीं होता। हम सिरसा में पीएसीएल के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। पीएसीएल का दफ्तर है। हालांकि हम यहाँ आए थे कुछ शॉट अपने करने के लिए, ऑफिस के शॉट करने के लिए आए थे पीएसीएल का, लेकिन यहाँ कुछ लोग मिल गए, उनसे इस बारे में बात कर लेते हैं। आपका नाम? राजेंद्र सचदेवा। राजेंद्र जी, क्या आप लोग यहाँ पर आए हैं? आप लोग यहाँ पे पर्चियां भी मैंने देखी, क्या क्या प्रॉब्लम आपको हो रही है फिलहाल? 1 साल हो गया, हमने यहाँ पर पूरी पेमेंट जमा करवा रखी है। तो 1 साल से इन्होंने हमें 6 महीने पहले रजिस्ट्रेशन नंबर दिया था और बोले आप 3 महीने बाद आना, आपको चेक दे देंगे। तो 3 महीने बाद हम आए तो आज 6 महीने हो गए। 3 महीने के बाद आज 6 महीने हो गए, हम लगातार यहाँ चक्कर काट रहे हैं। बोले आप 1 हफ्ते बाद आना, आप 10 दिन बाद आना, आप 15 दिन बाद आना। तो साहब हम काम छोड़ छोड़ के यहाँ आते हैं, हमने पैसा लगा के हम बहुत परेशान है इस कंपनी से। आप लोग की मांग क्या है कि क्या मतलब कंपनी, क्या आपकी डिमांड क्या है कि पैसा वापस होना चाहिए, या इस तरह की कंपनियों के बारे में क्या आप लोगों की डिमांड है? ऐसी प्राइवेट कंपनियों पर हमें तो विश्वास रहा नहीं, तो हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। आपका नाम सर? मेरा नाम ज्ञानचंद। ज्ञानचंद जी, क्या परेशानी है और क्या जो आपके पास पर्ची है वो एक बार दिखा दीजिए, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? सर मेरे पास ये पर्ची है, मैंने 50,000 रुपये का बीमा करवाया था, तो 50,000 रुपये किस्तों से मैंने जमा करवा दिए। तो जमा करवाने के बाद 6 महीने के बाद इन्होंने कागज जमा करवाए और मेरे को रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो ये कहने लगे जी 3 महीने के बाद आपको चेक मिल जाएगा। तो 3 महीने तो मैं आया नहीं कंपनी में। 3 महीने के बाद मैंने रोजाना हफ्ते 10 दिन में चक्कर लगाता हूँ। तो जब भी आते हैं तभी कह देते हैं 15 दिन ठहर के आना, 10 दिन ठहर के आना। पैसा दे नहीं रहे मेरा। आपने कभी यहाँ अधिकारियों से, मैनेजर वगैरह से बात की? अधिकारियों से, मैनेजर से मैं अब भी मिल के आया हूँ जी। तो अब भी वो कह रहा है 1 हफ्ते के बाद आपको पेमेंट मिलेगी, चेक मिलेगा। कितना टाइम हो गया चक्कर काटते? मेरे को सर 3 महीने हो गए लगातार चक्कर काटते हुए। वैसे 6 महीने हो गए कागज जमा कराए हुए, और 3 महीने का था इन्होंने टाइम दिया था, 3 महीने के बाद ही चेक मिलेगा। तो अब 3 महीने से मैं लगातार चक्कर काट रहा हूँ, पैसे दे नहीं रही है, ये ना ही देना चाहते हैं। तो हमारा तो पैसा जो जमा कराया था वो भी खत्म ही हो गया है किस्म से। तो ऐसी कंपनी के खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और हमारा पैसा हमारे को वापस मिलना चाहिए। लोगों को पैसा उनको वापस मिलना चाहिए। जाहिर है मेहनत की कमाई लोग करते हैं और जमा कराते हैं ऐसी कंपनियों में, क्योंकि ये कंपनियां उन्हें भरोसा दिलाती हैं कि उनका जो रकम है वो बहुत ज्यादा बढ़कर मिलेगी। लेकिन हालात ये होते हैं कि लोग चक्कर काटते रह जाते हैं, लेकिन उनको उनका जो जमा जो राशि होती है वो भी उनको नहीं मिल पाती है। सिरसा से कैमरा सतीश वर्मा के साथ मयंक गुप्ता, चैनल 1। इस चिटफंड की चीटिंग में अकेले निर्मल सिंह भंगू ही शामिल नहीं थे, बल्कि उनकी कंपनियों के डायरेक्टर भी इस सब में उसके साथ थे। आइए देखते हैं निर्मल सिंह भंगू के अलावा इसमें और कौन कौन गुनहगार है। निर्मल सिंह भंगू अकेला ऐसा चेहरा नहीं है जिसने जनता को ठगा है। इसके साथ कई और गुनहगार हैं जिन्होंने बेबस जनता के पैसे को अपनी जागीर समझा और उनकी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई को लूट कर ले गए। आज हम एक एक गुनहगार के चेहरे से पर्दा उठाएंगे, हर उस ठग को बेपर्दा करेंगे जिसने भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाकर अरबों खरबों की संपत्ति इकट्ठा कर ली। चलिए एक एक करके हम जनता के गुनहगारों के चेहरे से नकाब हटाते हैं। गुनहगार नंबर 1, निर्मल सिंह भंगू, पीएसीएल चेयरमैन।
मैंने 50,000 की FD करा रखी है इसके अंदर, CDV भी करा रखी है मैंने इसके अंदर, और मैं इसी के लिए यहाँ पे आया हूँ ताकि संतुष्टि मिले। और मैनेजर साहब से अगर कंपनी धोखेबाज नहीं है तो खुल के सामने आए। गुनहगार नंबर 2 केसर सिंह, डायरेक्टर। 22,920 रुपए जमा करवाए थे, अब फिर उसके बाद के अंदर एक 6,000 का और कर रहा था, मतलब कुल मिलाकर के 30,000 डूबत ऋण है अब। गुनहगार नंबर 3 RS भट्टाचार्य, डायरेक्टर। मेरा पिछली मार्च को 48,000 रुपये का बोर्ड पूरा हुआ था, मैंने पिछली मार्च को जमा करवाया, अभी तक पैसा नहीं मिला। जब भी मैं इस कंपनी में फोन करता हूँ तो वो बोलते हैं 5-10 दिन में आपको पैसा इसका मिल जाएगा, पर अभी तक नहीं मिला। गुनहगार नंबर 4 ML सहजपाल, डायरेक्टर। ये सब जनता के गुनहगार हैं। इन्होंने जनता को लूटा है, इन्होंने जनता के पैसे पर ऐश की है, इन्होंने लोगों को गुमराह किया है, इन्होंने लोगों को छला है। अब ये बेबस लोग सरकार से अपने साथ हुए छल कपट का हिसाब मांग रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि CBI और SEBI क्यों इन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। आखिर कब तक ये जनता के गुनहगार अपने रसूख का इस्तेमाल करके प्रशासन को गुमराह करते रहेंगे। जनता पूछ रही है आखिर कब इन पर नकेल कसी जाएगी और कब इन चिटफंडियों को सलाखों के पीछे डालकर जनता का पैसा वापस लिया जाएगा। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन न्यूज। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये सिलसिला रुकेगा कब, क्योंकि अगर शुरुआत से देखें तो कई ऐसी कंपनियां आती हैं, वो लोगों को लूटती हैं, गुमराह करती हैं और उनका जो उनकी गाढ़ी कमाई है मेहनत की उसे लूटकर फरार हो जाती हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मयंक गुप्ता सिरसा से सीधे लगातार हमारे साथ बने हुए। मयंक, जिस तरीके से तमाम कंपनियां आती हैं वो मासूमों को लूटती हैं और लूटकर फरार हो जाती हैं, बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये सिलसिला रुकेगा कैसे। देखिए, इसके रुकने की सबसे बड़ी जो चीज अगर आप कहते हैं कि रुकेगा कैसे, तो सबसे पहले जिन लोगों के पैसे फंसे हुए हैं उन लोगों के लिए सरकार को सबसे पहला कदम ये करना चाहिए कि उन पर कानूनी कार्रवाई करने के बजाय, कल जब हमारे एक प्रोग्राम में जोगिंदर सिंह जुड़े थे जो CBI के पूर्व निदेशक रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये एक फ्रॉड का केस है और फ्रॉड के केस में अगर आप किसी के ऊपर कानूनी तौर पर मुकदमा दर्ज करते हैं तो मैक्सिमम 3 साल, 4 साल, 5 साल, इससे ज्यादा का कोई प्रावधान नहीं होता है। लेकिन इससे जो लोग, जिन लाखों लोगों के जो इन्वेस्टर हैं जिनके पैसे फंसे हुए हैं, उनकी रिकवरी नहीं होती। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि उन लोगों की जितनी प्रॉपर्टी है उसको जब्त किया जाए और उनकी प्रॉपर्टी जब्त करके उसकी वैल्यूएशन की जाए, उसको सेल आउट किया जाए, नीलाम किया जाए और जितने भी जो इन्वेस्टर है उन सबको उनकी रकम खुद जो एजेंसी है, सरकारी एजेंसियां है, इनकी निगरानी में उनको रिटर्न की जाए और उतनी ही रिटर्न की जाए जितनी कंपनी ने वादा किया था, ताकि उसके बाद अगर इस तरीके से कोई कंपनी फ्रॉड करने की सोचे, क्योंकि ये काम छोटे लेवल तक चलता है, सिर्फ 1 से 2 साल, उसके बाद ये कंपनियां अपनी जो एसेट्स है वो भी बनानी शुरू कर देती हैं। तो हर एक जगह पर इनकी एसेट्स होती है, होटल्स होते हैं, इनके विला होते हैं और आजकल खासतौर पर एक चलन चल गया है कि इस तरह की कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्ट करने लगी हैं और खासतौर पर अपने ही एक प्रमोटर्स कंपनियां जो है वो शुरू करने लगी हैं। तो इन सबकी जो प्रॉपर्टी है उसको जब्त किया जाना चाहिए और उसके बाद उसको सेल आउट या नीलाम करके गवर्नमेंट एजेंसियों की निगरानी में लोगों को रिटर्न करना चाहिए, उतना ही जितना इन कंपनियों ने वादा किया था अपने पेपर में, ऑन पेपर डॉक्यूमेंट में। ये एक सबसे अच्छा ऑप्शन है जिसे कल खुद जोगिंदर सिंह जब हमारे प्रोग्राम में जुड़े थे, जो CBI के पूर्व निदेशक हैं, उन्होंने सुझाया था और इसके अलावा और कोई चारा फिलहाल नहीं है। चाहे आप कानूनी कार्रवाई की बात करें तो फ्रॉड में मैक्सिमम 3 साल, 4 साल, 5 साल, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। जी बिल्कुल, दोषी को सजा मिले ये जरूरी है ये भी, लेकिन साथ ही साथ जो बड़ा सवाल है वो कि रिकवरी कैसे होगी। हमारे साथ वरिष्ठ वकील विवेक शर्मा लगातार बने हुए। विवेक जी, रिकवरी की बात हो रही है, कल हमारे साथ जोगिंदर सिंह CBI के पूर्व निदेशक जुड़े थे, वो भी इस बात को कह रहे थे कि रिकवरी ज्यादा जरूरी है। क्या इसका कानूनी पक्ष इसमें क्या कहता है कि सजा तो चाहे 1,000 रुपए की हो, क्या कहते हैं, घोटाला तो चाहे 1,000 रुपए की लूट हो, चाहे 1,000 करोड़ रुपए की लूट हो, सजा का क्या प्रावधान है इसमें? देखिए, प्रावधान तो किन धाराओं में FIR हो रही है उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यदि सिंप्लिसिटर 420 है, जैसे फ्रॉड का मामला है, तो वो जो मयंक जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, मैक्सिमम 7 साल, उससे ज्यादा है ही नहीं। हाँ, यदि उसमें इन्वॉल्वमेंट है ऐसे ऑफेंस का भी जिसमें वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए आपने कोई डॉक्यूमेंट फोर्ज किया है, तो उसमें सजा का प्रावधान ज्यादा है, 10 साल से लेकर लाइफ तक है।
468, 471 आईपीसी। तो डिपेंड करता है एफआईआर किस में होती है, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। आप उनको सलाखों के पीछे डाल भी दो तो उस गरीब आदमी का क्या जिसका पैसा चला गया। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ ना कुछ मैकेनिज्म, जिसकी पावर सेबी के पास है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है सेबी, सीजर की पावर उसके पास है, डिस्पोज ऑफ जो भी सीज्ड असेट्स है कंपनी के उसको डिस्पोज ऑफ करना, उसको ऑक्शन करना, उसके पैसे को वापस गवर्नमेंट को देना, गवर्नमेंट उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है फर्दर इन्वेस्टर्स में। तो ये सारी पावर सेबी के पास है। तो जब रेगुलेटरी अथॉरिटी कुछ करने को तैयार नहीं है तो आप किससे होप करेंगे। हां, फिर मैं वही बात कहूंगा कि कड़े कानून की आवश्यकता ऐसी कंपनियों को बनाने से पहले, बनाने के बाद और उनके कार्य करते समय भी आवश्यक है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में आप कोई भी आओ, कुछ छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज है उन्हें पूरा करो और आप अपनी सोसाइटी रजिस्टर करो और नाउ यू आर ओपन टू प्ले। बहुत आसान है ये, प्ले इन द फील्ड। जी जयाशरण जी, ये इस प्रोग्राम का जो मकसद है, हमारे प्रोग्राम का जो मकसद है वो है दर्शकों को जागरूक करना। तफ्तीश से समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये जो चिटफंड कंपनियां हैं, इनका मकड़जाल जिस तरीके से देश में फैलता जा रहा है, पनप रही है, आखिर क्या वजह है कि इन पर रोक नहीं लग पा रही है? क्या सेबी अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही है? क्या सीबीआई नहीं करना चाहती है? और आखिर ये दर्शकों को, जो हमारे निवेशक हैं, उनको फंसाने में कैसे कामयाब हो जाती हैं? आखिर क्या है इनके पास ऐसी तरकीब? देखिए, सबसे पहले ये क्या करते हैं, किसी भी कस्बे में बहुत शानदार ऑफिस बनाते हैं ताकि तामझाम में रहे, उसमें लोग देखें, इंप्रेस हों कि अरे ये तो बहुत अच्छा कंपनी है। आप इन्वेस्टर के तौर पे जाइए तो आपको नाश्ता कराएंगे, आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे और जो तामझाम होती है उसका आपको वो, क्योंकि जो ब्रोकर आपको लाया है वो आप उसको 30% मिल रही है तो भी वो भी आपको भाव देता है। तो यू फील दैट इंपॉर्टेंस। और दूसरा, ये देश गरीबों का देश है, यहाँ एक एक पैसा लोग जमा करते हैं। क्यों? किसी को बेटी की शादी करनी है, किसी को जमीन खरीदना है, किसी को ट्रैक्टर खरीद रहा है। हर गरीब आदमी कुछ ना कुछ करने के लिए पैसा बेचारा अपना इकट्ठा करता है। और ऐसे में सोचिए कि अगर कोई पैसा लेके चला जाए तो उसका क्या होगा, कितने बेटियों की शादी रुक जाएगी, इसमें इसका कोई सवाल कर रहा है। और मैं सोचता हूं कि कोई लॉ बदलने की जरूरत नहीं है। आप केवल सेबी के ऑफिशियल्स जिन्होंने इस कंपनी को के बारे में आग मूंद लिया है, उनको कटघरे में खड़ा कर दीजिए, सीबीआई ऑफिशियल्स को कटघरे में खड़ा कर दीजिए, उसके बाद देखिए दोबारा एक कांड हो जाए तो। जी, यानी कि बड़ा सवाल यह है कि ये लेन देन जो चल रहा है, जो लिफाफे दिए लिए जा रहे हैं, जो सूटकेस, जो अटैची लिए दिए जा रहे हैं, इसके बीच में फिस रहे हैं निवेशक, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। और बड़ा सवाल यही है कि न्याय तब तक नहीं मिल पाएगा जब तक ये लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, अपना काम ईमानदारी से नहीं करेंगे, तब तक आवाम और ये निवेशक ऐसे ही भटकते रहेंगे। एक छोटा सा मैं ऐड करना चाहूंगा। आप ये देखिए, आपको एक छोटा सा एग्जांपल, ठीक है वो दूसरे सेक्टर का है, लेकिन जो कोको कोला की जो बिल्डिंग बॉम्बे में गिराई जा रही है, वो जब बन रही तो इंजीनियर कौन थे उस समय? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या कर रहा था? उन ऑफिसर्स को अगर सस्पेंड किया जाए इमीडिएटली, सस्पेंड किया, नौकरी से निकाल दिया जाए, उनको जेल में दिया जाए, तो उसी तरह यहां भी होना चाहिए। बड़ा सवाल सेबी के ऑफिसर्स को जेल में डालिए। और सीबीआई, ये इनकी भूमिका कहीं ना कहीं संदिग्ध हो गई है और ये भी सवालों के कटघरे हैं। इसमें कृषि मंत्री भी आता है, क्योंकि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव जिसकी बात वकील साहब कर रहे थे, उसका फाइनल अप्रूवल एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री देता है। एक्चुअली क्या है, जो एक हाथ दूसरे हाथ में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, और कोऑर्डिनेशन के न होने के चलते लोग उसका फायदा उठाते हैं। फिर तो हालात और बद से बदतर नहीं हो जाएंगे? आपको लग नहीं रहा शरण जी? देखिए ना, सहारा हो गया, सारदा हो गया, इसके पहले कुबेर हो गया था, अब ये हो रहा है। और अमाउंट देखिए, 4,000 करोड़, 5,000 करोड़, सॉरी 45,000 करोड़। जी, अगर आपको याद होगा तो सीबीआई पे पहले भी सवाल का निशान उठते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कटघरे में लिया सीबीआई को कि अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, उसके बाद भी सीबीआई आखिर सुधर क्यों नहीं रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर क्यों उस ट्रैक पर नहीं चल रही है जिस पर चलना चाहिए सीबीआई को? देखिए, सीबीआई एंड सेबी दोनों के ऑफिशियल्स को पता है कि हमें कुछ नहीं होना, हम पाक साफ निकल जाएंगे। जो मरेगा वो बेचारा छोटा मोटा जो इन्वेस्टर है वो मरेगा, जो अपनी बेटी के लिए शादी के लिए पैसा रखा है, या जो ट्रैक्टर खरीदने के लिए पैसा रखा है, या कुछ और करने के लिए, या घर बनाने के लिए रखा है, वो मरेगा, मेरा क्या जाएगा? और जो नेतागण हैं इन स्टेट्स में जहां से ये पैसा उठते हैं, वो लोग भी बेनिफिटेड है, इसलिए वो भी चुप रहते हैं। आप बताइए, इस केस में भी 45,000 कर चला गया, कोई एक नेता का स्टेटमेंट आया है? जी, कोई पॉलिटिकल पार्टी, इतने सारे पॉलिटिकल पार्टी इस देश में, किसी ने एक शब्द बोला है? तो इनको पैटर्नेज क्यों नहीं मिलता, पॉलिटिकल पैटर्नेज नहीं मिल रहा, ये हम कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल, विवेक जी हमारे साथ बने। विवेक जी, क्या
कानून इतना लचीला हो गया है? क्या हमारी जो व्यवस्था है वो इतनी लचीली हो गई है कि इससे कोई भी लुटेरा आता है वो लूट के चला जाता है? क्या कानून से कबड्डी खेलना इतना आसान है? देखिए, कानून से कबड्डी खेलना तो आसान नहीं है, पर जो कानून है, सीबीआई को अपना काम करना है।